हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा बैंकिंग वाला टेस्ट डिस्कस करते हैं। बैंकिंग का जो टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो टेस्ट था SKPO2 AA HKN। ओवरऑल आज वाले टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट वाज इजी। बहुत इजीली अच्छा स्कोर किया जा सकता था। हम इसके 11th to 15th क्वेश्चन उठाते हैं जो फिलर्स थे। और देखो, फिलर्स जो होते हैं ये भी क्लोज टेस्ट की तरह ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर डबल फिलर आ जाए चाहे सिंगल फिलर आ जाए, आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंसेस को लेके तभी आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप फिल कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने पे जोर देना पड़ेगा। और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया है कि हमें हमारी रीडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जितनी हमारी रीडिंग होगी, जितना हमारा रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, उतनी हमारी कॉम्प्रीहेंशन बढ़ेगी। और जितनी कॉम्प्रीहेंशन बढ़ेगी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और जो आपका कॉम्प्रीहेंशन तो खुद ही आता ही है, आरसी हो गया, ठीक है ना, और इस टाइप के फिलर्स वगैरह में आपको हेल्प मिलेगी। देखो, हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है दिस ओवन हेल्प्स इन डैश द असेंशियल विटामिन्स इन द फूड एंड डैश कुकिंग फास्टर। कह रहे दिस ओवन, कोई ओवन होगा, हेल्प्स इन डैश द असेंशियल विटामिन्स, कि कह रहे कि हेल्प करता है असेंशियल विटामिन्स को डैश करने में, एंड कुकिंग फास्टर, और कुकिंग को तेज करने में। इन दोनों चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। देखो, ऑप्शंस को कभी फिट नहीं बिठाना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जैसा हम क्लोज टेस्ट में भी करते आए हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिट तो अपने आप होते हैं। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। कह रहे कि दिस ओवन हेल्प्स इन, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है सेविंग द असेंशियल विटामिन्स फूड इन द फूड, तो फूड में एसेंशियल विटामिन्स को सेव करने में हेल्प करता है, एंड प्रोवाइड्स कुकिंग फास्टर, और फास्टर कुकिंग प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड का मतलब होता है देना। ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, इसीलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। भाई, कुकिंग, फास्टर कुकिंग, तेज कुकिंग प्रोवाइड करता है, ओवन प्रोवाइड्स कुकिंग फास्टर, या फास्टर कुकिंग, वैसे ही अजीब सा लग रहा है तो छोड़ दो। अगला देखते हैं। कह रहे दिस ओवन हेल्प्स इन द एसेंशियल इन डैश इन डिटरमाइनिंग द एसेंशियल विटामिन्स। अच्छा, डिटरमाइन करता है, ये बताता है, ओवन ही बता देता है कि कितने एसेंशियल विटामिन्स हैं इन द फूड, एंड एक्सेलरेट्स द कुकिंग फास्टर। देखो, ये तो वैसे ही सुपरफ्लुअस हो रहा है, रिडंडेंट हो रहा है। एक्सेलरेट्स का मतलब ही होता है स्पीड अप करना, किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना। तो जब स्पीड को बढ़ा रहे हो तो फिर ये फास्टर की ज़रूरत नहीं थी। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अगला देखते हैं। कह रहे दिस ओन हेल्प्स इन द इन डैश द एसेंशियल विटामिन्स इन एस्टिमेटिंग द, विटामिन का एस्टिमेट लगाता है। ये भी बड़ी अजीब सा ही ऑप्शन है। और वैसे भी आगे भी देखो, एनहांसिस लगा रहा है, जिसको फास्टर के साथ में फिट नहीं कर सकता। मेरा ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। दिस ओवन हेल्प्स इन डैश द असेंशियल विटामिन्स इन रिटेनिंग द असेंशियल विटामिन्स, रिटेन रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। एंड मेक्स कुकिंग फास्टर, और कुकिंग को फास्टर बना देता है। प्रोवाइड का मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन में था वो था देना, तो फास्टर कुकिंग देता है नहीं, फास्टर कुकिंग बना देता है। शायद ये हो सकता है, मैं इसको अभी एलिमिनेट नहीं कर रहा। अगला देखते हैं। दिस ओवन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द असेंशियल विटामिन्स इन द फूड एंड अलाउज कुकिंग फास्टर। अलाउज फास्टर कुकिंग होता ना, प्रोवाइड्स फास्टर कुकिंग होता, तो ये दोनों ऑप्शन आ सकते थे। तो अभी ई भी एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया डी। यहाँ पे आ गया रिटेनिंग, और यहाँ पे आ गया मेक्स। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे देयर कैन बी नो डैश, देयर कैन बी नो डैश दैट ब्लाइंड बिलीव्स विल हैव टू बी डैश। देर कैन बी नो डैश, ऑप्शन देखते हैं। देर कैन बी नो डिनाइल, देर कैन बी नो डिनाइल, डिनाइल का मतलब होता है मना करना। वैसे तो नो डिनाइल फ्रेज भी यूज होता है, भाई इस चीज़ को कोई मना नहीं कर सकता। हम बोलते हैं ना कि यार, मतलब आज की डेट में इस चीज़ को कोई मना नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि
धरती के हर कोने में जीवन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कोई मना नहीं कर सकता कि हमारे देश में या हर जगह पे पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। तो देर कैन बी नो डिनाइल दैट ब्लाइंड्स बिलीव्स, अंधविश्वास जो होते हैं, विल हैव टू बी इरेज्ड, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। हो सकता है, लेकिन अभी मैं इसको आंसर नहीं मार्क कर रहा, मैं पहले अगले ऑप्शंस को देखता हूँ, एलिमिनेट होंगे तभी मैं आंसर मार्क करूँगा। देखते हैं, देर कैन बी नो डैश, देर कैन बी नो कोज दैट ब्लाइंड बिलीव्स विल हैव टू बी रिमूव्ड। कह रहे इसका कोई कारण नहीं है, नो कोज, कोज का मतलब हो गया कारण। तो कह रहे हैं कि देर कैन बी नो कोज दैट ब्लाइंड बिलीव्स विल हैव टू बी रिमूव्ड, रिमूव करने का कोई कारण नहीं। अरे यार बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, अंधविश्वास तो रिमूव करने ही करने हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया मेरा सेकेंड ऑप्शन। अगला देखते हैं, देर कैन बी नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है कि ब्लाइंड बिलीव हैव विल हैव टू बी अंडरमाइन, अंडरमाइन होता है किसी की वैल्यू को कम करना, तो ये भी उल्टी बात ही लिख रहा है कि कोई रीज़न नहीं है कि हमें इनको अंडरमाइन करना पड़ेगा ब्लाइंड बिलीव्स को, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। देर कैन बी नो डैश, फोर्थ ऑप्शन डी देख रहे हैं, देर कैन बी नो डिस्प्यूट दैट ब्लाइंड बिलीव्स विल हैव टू बी फॉरगॉटन। कह रहे इस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि ब्लाइंड बिलीव्स को फॉरगॉटन, विल हैव टू बी फॉरगॉटन। वैसे तो फॉरगॉटन ना एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, हैव टू बी फॉरगॉट यूज़ किया जाता है, लेकिन एक बार इसको भी छोड़ देता हूँ मैं ऑप्शन को। देर कैन बी नो डाउट दैट ब्लाइंड बिलीव्स विल हैव टू बी रिस्टोर्ड, ब्लाइंड बिलीव को रिस्टोर करना पड़ेगा। देखो रिस्टोर का तो मतलब होता है री एस्टेब्लिश करना, तो दोबारा से मतलब लेके आना, तो ब्लाइंड बिलीव को री एस्टेब्लिश करना है क्या? ब्लाइंड बिलीफ री एस्टेब्लिश करोगे क्या? नहीं ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ए और ई। एक बार दोबारा देखते हैं, ए और डी, सॉरी, डी को देखते हैं। देर कैन बी नो डिस्प्यूट दैट ब्लाइंड बिलीव्स विल हैव टू बी फॉरगॉटन, और देर कैन बी नो डिनाइल दैट ब्लाइंड बिलीव्स विल हैव टू बी इरेज्ड। देखो हालांकि ए और डी दोनों ठीक हैं, लेकिन दोनों की अगर सेंस के थ्रू जाया जाए तो डिस्प्यूट की बात थोड़ा सा अजीब लगती है। डिनाइल जो है एज अ फ्रेज यूज़ होता ही है कि देर इज़ नो डिनाइल, देर कैन बी नो डिनाइल, नो के साथ यानी कि डिनाइल तो यूज़ होता ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारा आंसर बन गया वो बन गया E। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं देखो। कह रहे हैं, रोमन्स जनरसली स्प्रिंकल्ड पीपर ऑन देयर फूड। कह रहा है जो रोमन्स होते थे वो जनरसली मतलब बिल्कुल खुले दिल से स्प्रिंकल करते थे, छिड़कते थे, मतलब हम खाने पे नहीं, हम मसाला स्प्रिंकल करते हैं, जैसे चाट बनाते हैं तो चाट के ऊपर जो मसाला डाला जाता है उसको बोलते हैं स्प्रिंकल करना, गार्निश करते हैं जैसे, उसी तरह से होता है। रोमन्स जनरसली स्प्रिंकल्ड पीपर ऑन देयर फूड टू डैश देयर वेल्थ, ठीक है, अपनी वेल्थ को डैश करने के लिए वो स्प्रिंकल करते थे। क्यों? एज ओनली, क्योंकि द रिच कुड डैश इट, क्योंकि रिच के पास ही पीपर होती थी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, रोमन्स जनरसली स्प्रिंकल्ड पीपर ऑन देयर फूड टू वैल्यू देयर वेल्थ, अपनी वेल्थ को वैल्यू देने के लिए। एज ओनली द रिच कुड बियर इट, क्योंकि रिच ही इसको बियर कर सकते थे, सहन कर सकते थे। पता नहीं, थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन लग रहा है कि वेल्थ को वैल्यू देने के लिए और वो इसको सहन कर सकते थे, बियर क्यों करना है, मतलब पीपर को बियर करना है क्या? तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। रोमन्स जनरसली स्प्रिंकल्ड पीपर ऑन देयर फूड टू फ्लॉन्ट देयर वेल्थ। देखो फ्लॉन्ट जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है शो ऑफ, अपनी वेल्थ को शो ऑफ करना, दिखावा करना, ठीक है। तो कह रहे हैं रोमन्स जो थे ना वो अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए पीपर डालते थे, क्योंकि रिच ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। अफोर्ड का मतलब हो जाता है कि मतलब बियर है, बियर की ही सेंस अफोर्ड, लेकिन ये होता है कि भाई मतलब मैं एक आईफोन लेना चाहता हूँ और मेरी उतनी इनकम नहीं है, तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो शायद ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगले ऑप्शंस देखे बिना मैं इसको टिक नहीं करूंगा। अगले ऑप्शंस देखते हैं, रोमन्स जनरसली स्प्रिंकल पीपर ऑन देयर फूड टू एग्जिबिट देयर वेल्थ। एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना, खाली शो, शो ऑफ नहीं, शो करना। जैसे एग्जिबिट से वर्ड बनता है एग्जीबिशन, TION और लगा दो इसके साथ में, तो एग्जीबिशन वर्ड बन जाता है। तो एग्जिबिट देयर वेल्थ एज ओनली रिच कुड एंड्योर इट। देखो फिर से ये एंड्योर जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है सफ़र करना, ठीक है ना, सहन करना। तो यहाँ पे सफ़र वाली कोई सेंस नहीं है,
तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। अगला देखते हैं, रोमन्स जनरसली स्प्रिंकल्ड पीपर ऑन देयर फूड टू स्क्वेंडर देयर वेल्थ। अपनी वेल्थ को मतलब स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा खर्च करना। एज ओनली द रिच कुड गेन इट, क्योंकि रिच ही इसको पा सकते थे। क्या बकवास लिख रहा है, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। फूड टू प्रिजर्व देयर वेल्थ, कह रहा है स्प्रिंकल करते थे फूड पे अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करने की, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि रिच ही इसको कलेक्ट कर सकते थे। किसको कलेक्ट कर सकते थे, पीपर को या वेल्थ को? तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, तो आंसर बनता है बी ऑप्शन। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो एक छोटी सी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि विदाउट रीडिंग देर इज़ नथिंग। ठीक है, आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 ठीक कर सकते थे, 3 क्वेश्चन हम ठीक कर चुके हैं। अगला देखते हैं, कह रहे द एंशियंट ग्रीक्स वर नोन फॉर देयर डैश हेल्थ। कह रहे जो एंशियंट ग्रीक मतलब कि जो पुराने टाइम वाले जो ग्रीक्स हैं, दे वर नोन फॉर देयर डैश हेल्थ, उनको जाना जाता था उनकी डैश हेल्थ के लिए। कौन सी हेल्थ के लिए, देखते हैं। पहला है एलिगेंट। एलिगेंट जो वर्ड होता है, इस एलिगेंट वर्ड का मतलब होता है स्टाइलिश। तो उनकी हेल्थ जो थी वो स्टाइलिश थी। स्टाइलिश थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन लगता है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिस्टीन। प्रिस्टीन जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है, CLEAN, क्लीन, स्पॉटलेस, मतलब कोई भी दाग धब्बा ना हो जिसको, उसको बोलते हैं प्रिस्टीन, जिसको यूज़ ना किया गया हो। तो हेल्थ यूज़ नहीं की गई, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब हो जाता है स्ट्रोंग, स्ट्रेंदी, मतलब स्ट्रेंथ, हैविंग स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं स्ट्रोंग। ठीक है ना, तो शायद ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं पहले। लेकिन एंड्योरिंग, देखो एंड्योरिंग का तो मतलब होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था, एंड्योर का मतलब होता है सफ़र करना। ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ को सहन करना, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। रेडिएटिंग, रेडिएटिंग होता है जिस चीज़ से रेज निकल के आ रही हो, जैसे बल्ब से, ट्यूबलाइट से, जहाँ से रेडिएशंस निकल रही हो, रेज निकल रही हो, चमकदार। तो हेल्थ चमकदार की सेंस में नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है, रोबस्ट। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देख रहे हैं, कह रहा है ओन व्यू, ओन व्यू आर डैश वर्क्स बाय वेरियस आर्टिस्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। कह रहा है ओन व्यू, व्यू पे डैश वर्क्स हैं, वर्क्स हो जाते हैं मतलब कि कलाएं, कलाकृतियाँ। ठीक है, तो ऑन व्यू आर डैश वर्क्स बाय वेरियस आर्टिस्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। तो व्यू पे रखी गई हैं डैश वर्क्स, कैसे वर्क्स, सेग्रेटेड वर्क, सेग्रेटेड, सेग्रीगेटेड वर्क। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है कि सेपरेटेड वर्क, सेपरेट किए हुए हैं वर्क। तो मेरे को तो नहीं लगता कि सेपरेट वाला वर्क वाला ऑप्शन होना चाहिए। ऑन व्यू आर एमलगमेटेड, एमलगमेटेड वर्ब, एमलगमेशन वर्ड सुना होगा शायद, मर्जर होता है कंपनीज का, तो मर्ज्ड। तो अब वेरियस आर्टिस्ट डिफरेंट सिटीज़, कोई मतलब यानी कि प्रदर्शनी लगी हुई है, उसकी बात चल रही है। अब अलग अलग अगर आर्टिस्ट हैं, तो उनके वर्क्स कैसे रखे गए होंगे, एमलगमेट करके, मर्ज करके। मेरी पेंटिंग और उसकी पेंटिंग को मिक्स कर दिया, फिर तीसरे की पेंटिंग आई, उसको भी मिक्स करके एक पेंटिंग बना दी, नहीं यार, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, कोहेरेंट, कोहेरेंट का तो मतलब, कोहेरेंट का एक मीनिंग हो जाता है लॉजिकल। ठीक है, और कोहेरेंट का एक मीनिंग हो जाता है फॉर्मिंग इन ए यूनिफाइड होल, मतलब एमलगमेट की तरह कि मिक्सअप करना, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एसोर्टेड, एसोर्टेड का मतलब होता है अलग अलग। ऑन व्यू आर एसोर्टेड वर्क्स, मतलब अलग अलग वर्क्स हैं वेरियस आर्टिस्ट के फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, शायद ये ऑप्शन हो सकता है। ऑन व्यू आर डिस्प्लेड वर्क्स, यार ऑन व्यू लिख दिया, डिस्प्लेड लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया एसोर्टेड, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। तो देखो यार, अगर मैं 5 क्वेश्चन की बात करूं, तो 5 क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ी सी आपकी वोकैब पावर, और वोकैब भी कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स डाले हुए हो ना, डेली यूज़ के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, वही वाले वर्ड्स डाले हुए हैं। ठीक है, अगर आप मतलब मैं वही बोलूँगा कि अगर आप एविड रीडर हो, तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, 16 to 20 क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर ना वो था,
मतलब आपको ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रेज चूज करना था, फ्रेज रिप्लेसमेंट थी। देखो जनरली फ्रेज रिप्लेसमेंट आता था छोटा छोटा, अभी क्या हो गया बैंकिंग के अंदर फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कुछ ऐसा आने लगा है कि पूरा बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है, उसको ही आपको रिप्लेस करना होता है। ठीक है ना। तो देखो है कुछ नहीं है, फिर से वही रीडिंग की गेम। पढ़ते हैं देखो साथ में। कह रहा है द वाइडली एक्सेप्टेड बिग बैंग थ्योरी होल्ड्स दैट। कह रहा है जो वाइडली एक्सेप्टेड बिग बैंग थ्योरी है, दैट मतलब होल्ड्स दैट का मतलब कि वो उसका मानना है दैट द यूनिवर्स बिगैन इन एन एक्सप्लोसिव इंस्टेंट, कि जो यूनिवर्स था वो शुरू हुआ इन एन एक्सप्लोसिव इंस्टेंट, कि मतलब एकदम से एक एक्सप्लोजन हुआ और वर्ल्ड बन गया 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, इतने सालों पहले की बात है। एंड हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस, और तब से एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है। तो देखो मुझे पता नहीं, मुझे इसमें कोई एरर सा नज़र में नहीं आया, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, अगर नहीं एरर नज़र में आ रहा ना तो ऑप्शंस को पढ़ो, शायद ऑप्शंस आपको कोई ना कोई एरर बता देंगे। देखते हैं ऑप्शंस को। कह रहा दैट द यूनिवर्स बिगैन इन एन एक्सप्लोसिव इंस्टेंट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो एंड हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस। अच्छा ये तो एज इट इज़ उठा के दे दिया ए तो। ठीक है, यानी कि ए का मतलब है नो इम्प्रूवमेंट। अगला देखते हैं। दैट द यूनिवर्स हैड बिगन, द यूनिवर्स had begun in an explosive instant 10 to 20 billion years ago and had been expanding। कह रहा है एंड हैड बीन एक्सपेंडिंग, यार ये बढ़ रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, अब नहीं हो रहा क्या एक्सपेंड? एक्सपेंड तो अब भी हो रहा है। बी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। दैट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स वॉज एन एक्सप्लोसिव इंस्टेंट। कह रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स वॉज एन एक्सप्लोसिव इंस्टेंट, बिगिनिंग जो थी वो एक एक्सप्लोसिव इंस्टेंट थी 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, दैट हैज़ एक्सपेंडेड। एक्सपेंड क्या हुआ है? बिगिनिंग एक्सपेंड हुई है या यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है? और हैज़ एक्सपेंडेड, हैज़ एक्सपेंडेड का वैसे भी मतलब हो गया कि अब नहीं एक्सपेंड हो रहा, एक्सपेंड होके बंद हो गया। एक्सपेंडेड, हैज़ एक्सपेंडेड, खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेटेड। अगला देखते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स टू हैव बीन एन एक्सप्लोसिव इंस्टेंट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो दैट इज एक्सपेंडिंग, दैट इज एक्सपेंडिंग। अभी एक्सपेंड कर रही है, तब से नहीं कर रही, इस तो वैसे ही नहीं आ सकता। और क्या एक्सपेंड कर रही है, बिगिनिंग एक्सपेंड कर रही है या यूनिवर्स? तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। द यूनिवर्स टू हैव बिगन इन एन एक्सप्लोसिव इंस्टेंट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो एंड हैज़ बीन एक्सपेंडिंग। देखो द यूनिवर्स होल्ड्स दैट, अच्छा इन्होंने तो दैट ही खा लिया। होल्ड्स के बाद ऊपर देखो, ऊपर क्या था, होल्ड्स के साथ दैट दिया था। ठीक है, ई के अंदर तो दैट ही खा लिया, तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो जाता है। और अगर मेरा ई भी एलिमिनेट हो गया, बी सी डी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या बना? ए ऑप्शन। ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, सारी गेम रीडिंग की है। रीडिंग बेस्ड चलोगे तो बहुत इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है लाइक द आइडलाइजेशन अकॉर्डेड द ब्रॉन्स एंड ब्राउनिंग। मेरे को तो इसमें एरर दिख रहा है। लाइक द आइडलाइजेशन मतलब उनको ना आइडल बना लिया, किनको? ब्रॉन्स एंड ब्राउनिंग को। लाइक द आइडलाइजेशन अकॉर्डेड टू होना चाहिए पहली चीज़ तो, अकॉर्डेड टू मतलब गिवन टू द ब्रॉन्स एंड ब्राउनिंग। ठीक है। जेम्स जॉयस, वर्जिना वुल्फ आर ऑफन सब्जेक्ट टू द काइंड ऑफ वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब होता है मतलब कि रिस्पेक्ट देना, बहुत ज़्यादा इज्जत देना। दैट दैट ब्लर्स द डिस्टिंक्शन, जिससे डिस्टिंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग और आर्टिस्ट की जो वो है ना। तो कह रहा है कि जैसे इनका आइडियलाइजेशन किया गया वैसे ही जेम्स और जॉयस को भी क्या किया जाता है? आर ऑफन सब्जेक्टेड टू द काइंड ऑफ वेनरेशन। उनको भी क्या दिया जाता है? वेनरेशन दी जाती है, इज्जत दी जाती है। ऑप्शंस देखते हैं। लाइक द आइडलाइजेशन अकॉर्डेड द ब्रोन्स एंड ब्रोनिंग्स, एज इट इज़ उठा रखा है तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट मैंने ऊपर ही कर दिया। आगे देखते हैं। कह रहा है एज द ब्रोन्स एंड ब्रोनिंग्स आइडलाइजेशन। कह रहा है जैसा ब्रोंट का और ब्रोनिंग का आइडलाइजेशन है, जेम्स जॉयस और वर्जिना वुल्फ को भी सब्जेक्ट किया जाता है। देखो बंदों का बंदों से कंपैरिजन करो ना, बंदे का आइडियलाइजेशन का कंपैरिजन बंदों से नहीं हो सकता। ये जो आइडियलाइजेशन है ना, ये अजीब लग रहा है मुझे, तो मैं इसको भी एलिमिनेट कर देता हूँ। कह रहा लाइक दैट अकॉर्डेड टू ब्रोन्स एंड ब्रोनिंग्स,
क्या लाइक दैट ब्रोन डिड टू, ये तो वैसे ही ऑप्शन खत्म हो जाता है। एज इट इज़ द ब्रोन्स एंड ब्रोनिंग्स, कह रहा जैसे कि ब्रोन्स और ब्रोनिंग्स हैं। कह रहा लाइक द ब्रोन्स एंड ब्रोनिंग्स, एक ही ऑप्शन बचता है, यही हमारा आंसर है। देखो देखते हैं। कह रहा लाइक द ब्रोन्स एंड ब्रोनिंग्स जेम्स जोइस एंड वर्जिना वुल्फ आर ऑफन सब्जेक्टेड टू द काइंड ऑफ वेनरेशन, बिल्कुल सही। कह रहा लाइक राम एंड श्याम, भरत एंड शत्रुघ्न आर ऑफन सब्जेक्टेड टू द काइंड ऑफ वेनरेशन। नाम्स नेम्स जो हैं वो थोड़े से फॉरेन नेम्स हैं, तो थोड़ा सा हमें वैसे भी दिक्कत होने लग जाती है। तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, जो आंसर बन गया वो ई ऑप्शन बन गया, लाइक द ब्रोन्स एंड ब्रोनिंग्स। ठीक है ना, बंदों का कंपैरिजन बंदों से कर दो, और तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन आया, दो ही वर्ड्स थे, बहुत छोटा सा फ्रेज था जिसको आपको रिप्लेस करना है। देख रहे हैं, कह रहे कार्निवोरस मैमल्स कैन एंड्योर व्हाट वुड अदरवाइज बी लीथल लेवल्स ऑफ बॉडी हीट। कह रहे जो कार्निवोरस मैमल्स होते हैं, कार्निवोरस मैमल्स होते हैं जो जो मांसाहारी होते हैं, ऐसे मैमल्स कैन एंड्योर व्हाट वुड अदरवाइज बी लीथल लेवल्स ऑफ, लीथल होता है डेडली, लीथल का मतलब हो जाता है डेडली, डेडली लेवल्स ऑफ बॉडी हीट बिकॉज दे हैव अ, तो वो इतनी बॉडी हीट को भी एंड्योर कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज दे हैव अ हीट एक्सचेंज नेटवर्क, क्योंकि उनके अंदर एक हीट एक्सचेंज नेटवर्क होता है विच केप्ट द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग टू हॉट। तो देखो पहली चीज़ तो कैन एंड्योर कर सकते हैं, प्रेजेंट की बात चल रही है, तो ये विच केप्ट जो आ गया ना, ये तो गलत हो गया। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, दैट कीप्स, कह रहा नेटवर्क दैट कीप्स द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग टू हॉट, जो ब्रेन को बचाए रखता है कि जो जिससे ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, शायद हो सकता है। अगले ऑप्शन देखते हैं, विच हैज़ केप्ट, जिसने रखा है, सिर्फ अभी रखा है, बाद में नहीं रखेगा। दैट हैज़ बीन कीपिंग, जो रखता आ रहा है, दैट हैविंग केप्ट नहीं, सिंपल दैट कीप्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, दैट कीप्स द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग टू हॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे there are several ways to build solid walls using just mud or clay, but the most extensively used method has been the forming of, हैज़ बिन द की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ये अजीब सा लग रहा है मुझे। देखते हैं, कोई बात नहीं। हैज़ बिन द फॉर्मिंग ऑफ ब्रिक्स आउट ऑफ मड और क्ले एंड आफ्टर सम प्रिलिमिनरी एयर ड्राइंग और सन ड्राइंग दे आर लेड इन द वॉल इन मड मोर्टार। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सारे वेज हैं टू बिल्ड सॉलिड वॉल्स, सॉलिड वॉल्स बनाने के, चाहे जस्ट मड और क्ले यूज़ कर लो, मड यूज़ करो, कीचड़ वगैरह, क्ले वगैरह, सीमेंट इन सेंस में दे रहा है। बट द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज मेथड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है, हैज़ बिन द फॉर्मिंग ऑफ ब्रिक्स, वो क्या है कि ब्रिक्स बनाई जाती हैं आउट ऑफ मड और क्ले एंड आफ्टर सम प्रिलिमिनरी एयर ड्राइंग, और कुछ एयर ड्राइंग और सन ड्राइंग करने के बाद उनको रख दिया जाता है वॉल में मड मोर्टार के साथ। ठीक है, देखते हैं, कह रहे द फॉर्मिंग ऑफ ब्रिक्स आउट ऑफ मड और क्ले एंड आफ्टर सम दे आर लेड। अच्छा, ये तो एज इट इज़, ए तो हर एक में ना वही नो इम्प्रूवमेंट दे रहा है। आगे देखते हैं, कह रहे फॉर्मिंग द मड और क्ले इनटू ब्रिक्स एंड आफ्टर सम टू ले देम। वैसे देखो मैंने कहा था कि दा नहीं आना चाहिए, तो मेरे को तो इस दा में प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, तो मैंने ए एलिमिनेट ही कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मिंग आया, फॉर्मिंग द मड और क्ले इनटू ब्रिक्स एंड ओफन, तो लेकिन टू ले क्यों आया? फिर यहाँ पे भी आता लेइंग देम, है ना, लेइंग आ जाता तो दोनों जगह ठीक था, तो मैं मान भी लेता। तो अभी मेरे को इसमें भी प्रॉब्लम लग रही है। अगला देखते हैं, हैविंग ब्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम मड और क्ले एंड आफ्टर सम प्रिलिमिनरी एयर ड्राइंग और सन ड्राइंग दे वर लेड। यार फिर वही चीज़ें कर रहा है, देखो इसमें हैविंग दे दिया, फिर आगे दे रहा है देवर लेट। एक बारी ना आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज़ पता नहीं नोटिस की या नहीं। देखो कह रहा देर आर सेवरल वेज टू बिल्ड, क्या लिख रहा है? सेवरल वेज टू बिल्ड, टू बिल्ड लिख रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेथड टू फॉर्म, ऐसे ही टू ले, कुछ ऐसा अगर मिल जाए तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो बी और सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ए भी कर चुके। कह रहा टू फॉर्म द मड और क्ले इनटू ब्रिक्स एंड ऑफन एंड आफ्टर सम प्रिलिमिनरी एयर ड्राइंग और सन ड्राइंग टू ले देम। लो जी, मैं अभी टू फॉर्म और टू ले की बात कर रहा था, वैसा ही ऑप्शन आ भी गया। डी ऑप्शन को एक बारी हम दोबारा देखेंगे, एक बारी पहले ई को और देख के आते हैं। ई में क्या कहना चाह रहा है? कह रहे दैट ब्रिक्स
वर formed from mud or clay which after some preliminary air drying or sun drying were laid। ओहो, ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया इसने। वर लेड, सिर्फ लेड की जाती थी, मतलब अब नहीं ईंटें लेड करते हम, अब नहीं ईंटें लगाते क्या? तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा एक ही आंसर बचता है, डी ऑप्शन। और कहना क्या चाह रहा है, टू फॉर्म द मड, कह रहा है कि जो यूज एक्सटेंसिवली यूज मेथड है वो ये क्या है, टू फॉर्म द मड और क्ले, कि मड और क्ले से ब्रिक्स बना लो एंड आफ्टर सम प्रिलिमिनरी एयर ड्राइंग, कुछ एयर ड्राइंग कर लो इनकी और सन ड्राइंग कर लो, और उनको फिर ले कर दो, उनको बिछा दो, रख दो। कहाँ पे रख दो? दीवारों के अंदर, ठीक है ना, इन द वॉल इन मड मोटार। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। घबरा जाते हो आप लोग, चीज़ों को देख के नई टाइप की चीज़ दिखी और हमें लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राइजिंग इन्वेंट्रीज व्हेन अनअकम्पनीड कोरोस्पोंडिंगली बाय इंक्रीजिंग इन सेल्स कैन लीड टू प्रोडक्शन कटबैक्स एंड वुड हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ। आ, ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग तो मुझे समझ में आया, लेकिन इस सेंटेंस में प्रॉब्लम दिख गई। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राइजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होता है स्टॉक। तो कह रहा है अगर आपका जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, जबकि व्हेन अनअकम्पनीड, अनअकम्पनीड का मतलब होता है नॉट अकम्पनीड, अनअकम्पनीड कोरोस्पोंडिंगली बाय, मतलब कोरोस्पोंडिंगली, इसके साथ साथ अनकम, कोरोस्पोंडिंगली बाय नहीं चाहिए मुझे, चाहिए व्हेन अनकम्पनीड बाय कोरोस्पोंडिंग इंक्रीजेज इन सेल्स, कुछ ऐसा चाहिए। कोरोस्पोंडिंग जो है इंक्रीजेज, कोरोस्पोंडिंग इंक्रीजेज इन सेल्स नहीं हो रहे, मतलब आपकी इन्वेंट्री स्टॉक तो बढ़ रहा है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ रही, तो इट कैन लीड टू प्रोडक्शन कटबैक्स, तो इससे प्रोडक्शन कटबैक हो सकता है। दैट वुड हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या हो सकती है, हैम्पर हो सकती है। ठीक है जी। तो मतलब ठीक है, यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है, देखते हैं। कह रहा राइजिंग इन्वेंट्रीज व्हेन अनअकम्पनीड कोरोस्पोंडिंगली बाय, अच्छा ये तो ए तो नो इम्प्रूवमेंट है, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर ही चुके हैं। कह रहा है व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय, ठीक है, अनअकम्पनीड को नॉट अकम्पनीड लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कह रहा है व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीजेज इन सेल्स पॉसिबली लीड्स, देखो राइजिंग इन्वेंट्रीज पॉसिबली लीड्स, क्या इन्वेंट्रीज के साथ लीड्स आ सकता है? लीड आता तब तो मैं मानता इसको, तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाता है। अगला देखते हैं, व्हेन दे वर अकम्पनीड, वर क्यों यार, अनअकम्पनीड बाय कोरस्पॉन्डिंग सेल्स इंक्रीज कैन लीड, देखो एक जगह वर एक जगह कैन, तो ये भी एलिमिनेट हो गया मेरा, सी ऑप्शन भी। कह रहा है इफ नॉट अकम्पनीड बाय, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ नॉट अकम्पनीड बाय कोरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज। अब इंक्रीज सेल्स एक नाउन है जिसके लिए एडवर्ब यूज नहीं करोगे, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। ए ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, आंसर कौन सा बचा होगा, ई ही बचा होगा, देख लेते हैं ई को। इफ नॉट अकम्पनीड बाय कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीजेज इन सेल्स कैन लीड, बिल्कुल हमारा ई जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर बनता है। ठीक है जी। तो देखो ओवरऑल अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस रीडिंग बेस्ड थे। अब एक बारी 21 टू 25 के भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो ना, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इन क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स थे जो हम क्लासेस में जनरली डिस्कस करते रहते हैं कि सिमिलर वर्ड होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, तो उनमें से आपको चूज करना था, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स गिवन थे। जैसे मान लो इसमें आपका ए आंसर आया, तो ए जिस जिस ऑप्शन में है वो आपका फर्स्ट हो जाए, वो हो सकता है। देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आई हैव केप्ट द बुक बिसाइड्स या बिसाइड योर बैग ऑन द टेबल। कह रहा है मैंने बुक रख दी है बिसाइड या बिसाइड्स। बिसाइड्स का तो मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा, है ना, बिसाइड का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा, और बिसाइड होता है साइड में, तो मैंने आपके बैग के साइड में रख दी है बुक, तो बी ऑप्शन मेरा हो सकता है। ठीक है ना, ए नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, यू कैन अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम अमंग 30 क्वेश्चंस या बिटवीन 30 क्वेश्चन। देखो बिटवीन होता है दो के लिए, अमंग होता है दो से ज़्यादा के लिए, तो मेरा आंसर बन गया अमंग। ऑप्शन में देखो जिसमें भी बी और ए आ रहा है ना वो हमारा आंसर हो सकता है, पहले ऑप्शन में बी और ए। देखो इसमें बी और ए नहीं है, इसमें बी और ए नहीं है, इसमें बी और ए नहीं है, या तो सी में बी और ए है या है डी में बी और ए, तो हमारा आंसर क्या बनता है, या तो सी या फिर डी। ठीक है, तो देखो बी ए,
उसमें भी बी ए। आगे देखते हैं ए या बी, आंसर आ जाएगा हमारा। कह रहा है इट वॉज सो हॉट, क्या लिख रहा है, इट वॉज सो हॉट इन द सन, इतना गर्म था, दैट दे मूव्ड इन टू द शेडो। शेडो परछाई में मूव हो गए या शेड में? शेडो होती है छाया, शेड होती है, सॉरी शेडो होती है परछाई और शेड होती है छाया। तो वो मूव कहाँ हुए? शेड में मूव हुए। तो हमारा जो इसका भी आंसर बना वो बना बी। तो इसमें तो ए दे रहा है तो ये भी एलिमिनेट, आंसर बन गया बी ए बी बी। अगला और देख लो। वैसे कह रहा है ऑल्दो हिज हैविंग नोन हर फॉर ईयर्स ही बिहेव्ड लाइक ए स्ट्रेंजर। देखो डिस्पाइट बी आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है देखो। ओल्दो जो है, ओल्दो एक कंजंक्शन है, ठीक है ना। ओल्दो तो क्या है, एक कंजंक्शन है, लेकिन डिस्पाइट जो है ये एक प्रिपोजिशन है। अब देखो जो प्रिपोजिशन होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, कंजंक्शन के बाद पूरा सेंटेंस आता है। अब ध्यान से देखो, डिस्पाइट हिज हैविंग नोन, क्या हैविंग प्लस नोन, V1 प्लस ING और V3, हैविंग नोन जो है क्या ये वर्ब है? हमें एक चीज़ मालूम है, हैविंग जो है V1 प्लस ING है। कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा नहीं पता, वैसे तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, अगर आपको नहीं पता कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो क्लासेस में बेसिक में हमने एक चीज़ सीखी है कि V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं हो सकती, और V3 भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं हो सकती। तो ये दोनों मेन वर्ब नहीं है, यानी कि कुछ और हैं। तो ही इज़ हैविंग नोन हर फॉर ईयर्स ही बिहेव्ड लाइक ए स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे जो है एक ही वर्ब आई, अगर ऑल दो आता ना तो वर्ब दो आती, क्योंकि कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसेस को जोड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो आंसर बन गया बी ए बी बी बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी आने लगे हैं। अर्लियर ये क्वेश्चंस जो होते थे जनरली कैट के क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। दो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से निकाल लो तो बाकी तो ऑप्शंस भी हेल्प करते हैं। देखो 22nd क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा था अनाउंसमेंट सेड दैट द चीफ गेस्ट वुड बी अराइविंग प्रेजेंटली और करंटली। अनाउंसमेंट ने कहा, अनाउंसमेंट से पता लगा कि जो चीफ गेस्ट है वुड बी अराइविंग, आ रहा होगा, प्रेजेंटली या करंटली। देखो प्रेजेंटली जो वर्ड है, प्रेजेंटली इसका मतलब होता है राइट नाउ, बिल्कुल अभी, ठीक है। और करंटली होता है दीज डेज, आजकल, इन दिनों की बात है। तो चीफ गेस्ट जो है, अनाउंसमेंट हुई कि चीफ गेस्ट बिल्कुल आ रहे हैं, राइट नाउ आ रहे होंगे, करंटली इन दिनों नहीं आ रहे होंगे, करंटली नहीं प्रेजेंटली, ठीक है। अगला देखो, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन गया ए। ए देख लो किस किस में है, फर्स्ट में, बी में नहीं है, ई में नहीं है, डी में नहीं है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो या तो बनेगा ए और या बनेगा सी। वैसे आंसर ऑप्शंस को देखो तो उसमें ध्यान से देखो, पहले में ए बी, ए बी, लास्ट क्वेश्चन को देख लो सिर्फ, उससे आप आंसर निकाल सकते हो। देख लेते हैं एक बारी लास्ट फोर्थ पार्ट को। कह रहा है आई वॉज नॉट एबल टू वियर द ट्राउजर्स, कह रहा है मैं पैंट्स नहीं पहन पाया, ट्राउजर्स नहीं पहन पाया, बिकॉज दे वर क्रीज्ड, बिकॉज उन पे क्रीज थी या क्रिंकल्ड थी। देखो क्रीज तो जब हम प्रेस करवाते हैं तब भी, आयरन करवाते हैं तब भी क्रीज होती है, ठीक है ना। और मैं नहीं पहन पाया, क्यों? क्योंकि वो क्रिंकल्ड थी। क्रिंकल्ड मतलब बहुत ज़्यादा क्रीज थी, बहुत ज़्यादा मतलब रिंकल्ड थी। क्रिंकल्ड का मतलब ही हो जाता है बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे उस पर, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर बन गया वो बी बना इसका, यानी कि लास्ट में मुझे बी चाहिए था, सी मेरा आंसर बन गया, ए बी एलिमिनेट हो गया। बाकी दोनों एक बार फिर भी देख लेता हूँ मैं। कह रहा है आफ्टर द रिसेशन एम्प्लॉयमेंट रेट्स आर ऑन द राइज या रेज अगेन। राइज होता है उठना, रेज होता है उठाना। तो रिसेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट रेट उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं? उठ रहे हैं ना, तो ए आएगा। देखो ए आया क्या इसमें? बिल्कुल आया है। कह रहे द प्रोफेसर कुड नॉट एक्सप्लेन द टॉपिक फुली बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल इंटरप्शन। क्लासेस में कई बार देखा है हमने, कंटिन्यूअस तो होता है विदाउट ब्रेक, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल चले जा रहा है बिना 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 ब्रेक। कंटिन्यूअल होता है ब्रेक लगता है, लेकिन ब्रेक लग लग के कंटिन्यूअस। अब प्रोफेसर कुछ समझाना चाह रहा था और बार बार अगेन एंड अगेन क्या हो रहा था, बच्चे कुछ ना कुछ डाउट्स ले रहे थे, तो इसीलिए आंसर इसका क्या बना, बी। तो हमारा आंसर बन गया ए बी बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आई वॉज नॉट एबल टू आंसर द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस अबाउट हु डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड द कंप्यूटर।
आई वॉज नॉट एबल टू आंसर द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन अबाउट हु डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड द कंप्यूटर। देखो, डिस्कवर वर्ड क्या है, डिस्कवर, ठीक है। डिस डिस का मतलब होता है नेगेटिव, हटाना, और आगे लिख रहा है कवर, तो किसी के ऊपर से कवर हटाना। डिस्कवरी जैसे इंडिया की वास्को डिगामा ने, ठीक है। तो डिस्कवर होता है कोई भी चीज जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आपने सबके सामने ले आए, तो वो तो होती है डिस्कवरी। लेकिन क्या कंप्यूटर ऑलरेडी इस दुनिया के अंदर अवेलेबल था? अवेलेबल नहीं था, तो कंप्यूटर को तो वो सामने लेके आए, तो इस चीज को बोलते हैं इन्वेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेंट। तो हमारा फर्स्ट का आंसर बनता है बी। तो देखो बी किस किस में आ रहा है, हमारा फर्स्ट का आंसर बन गया बी। बी बन गया इन्वेंटेड। तो बी देखो किस किस में आ रहा है फर्स्ट में, ई एलिमिनेटेड, ए एलिमिनेटेड, तो दे रहा है बी बी या बी ए। देख लेते हैं। कह रहे ही गोट हिज कार्स ब्रेक्स रिपेयर्ड। ही गोट हिज कार्स ब्रेक्स रिपेयर्ड। अब ब्रेक कौन सी? ये ब्रेक तो होता है टूटना, या ये ब्रेक होता है रिसेस, ठीक है ना, क्लास में ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो ये तो वो ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होता है जो गाड़ी में होती हैं। तो कार के अंदर ये वाली ब्रेक होंगी, यानी कि इसमें भी मुझे चाहिए बी। दो बी चाहिए, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बी मेरा आंसर हो गया। देखो इतने में मैं आंसर करके निकल सकता हूँ, लेकिन फिर भी समझते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एज लॉन्ग एज या एज फार एज शी इज कंसर्न। एज लॉन्ग एज होता है जब तक, और एज फार एज ये होता है जहाँ तक। हम बोलते हैं, फ्रेज बोला जाता है एज फार एज आई एम कंसर्न, तो जहाँ तक मुझे पता है, तो जितना उस वो कंसर्न्ड है, शी विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट यू, तो वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेगी। तो इसका आंसर भी हो गया बी। बी में दिख रहा है बी 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 ए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है वो बी बन चुका है। देख लेते हैं अगला। और टाइमली एडवाइस फ्रॉम हिज फ्रेंड सेव्ड हिम एज ही वॉज अबाउट टू टेंगल। टेंगल तो होता है उलझना, और डेंगल होता है लटकना। एज ही वॉज अबाउट टू टेंगल हिमसेल्फ अप इन लीगल प्रॉब्लम्स। जैसे वो ना अपने आप को टेंगल करने वाला था। टेंगल का मतलब होता है उलझना, तो वो उलझ रहा था। तो जो आंसर बनता है, लटक नहीं रहा था अपने आप को, प्रॉब्लम में लटकाने वाला नहीं था, क्या करने वाला था, टेंगल करने वाला था। तो हमारा आंसर बन गया ए। ऐसे क्वेश्चंस में ना अगर आपको दो ऑप्शंस आप श्योर हो जाओ, तब आप ठीक करके निकल सकते हो। और क्योंकि जिस क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट हो रहा हो तो ऑप्शन से हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। अगला देख लो ऐसे ही। कह रहा वी गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल टू वेलकम द न्यू प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन सा भाई, कौन से प्रिंसिपल को वेलकम करोगे? स्कूल के अंदर प्रिंसिपल कौन सा आएगा? जो ए वाला प्रिंसिपल है ये तो होता है सिद्धांत, ठीक है ना, रूल्स वाला होता है। और ये प्रिंसिपल स्कूल वाला होता है। इस प्रिंसिपल का एक्चुअल मतलब होता है मेन, ठीक है। तो आंसर बन गया बी। फर्स्ट ऑप्शन में बी चाहिए, तो सी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अगला देखो। कह रहे न्यू दिल्ली इज कैपिटल, कैपिटल ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन चाहिए मुझे, है ना। तो हमें चाहिए बी के बाद बी। बोलो, सब में ही बी है, मैं तो खुद ही हेल्प कर रहा था, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं। कह रहे द सिचुएशन इज करंटली अंडर कंट्रोल। द सिचुएशन इज करंटली अंडर कंट्रोल। देखो अभी हमने करंटली और प्रेजेंटली ऊपर सीखा था। हमने उसमें क्या सीखा था कि जो करंटली होता है वो तो होता है बिल्कुल अभी, राइट नाउ। सॉरी, प्रेजेंटली तो होता है राइट नाउ, और करंटली होता है इन दिनों। तो हाल फिलहाल जो सिचुएशन है वो राइट नाउ अंडर कंट्रोल नहीं है, करंटली अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए ए, यानी कि बी बी ए। अब इतना आने से मेरे दो ऑप्शन और एलिमिनेट हो गए, बी और ई। तो बचा क्या? ए और डी, ठीक है ना। इसमें आ गया मेरे पास ए। अगला देखो, ए चाहिए या बी, इसमें देखना पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है ऑन द वे आई हैव टू स्टॉप फॉर ए वाइल टू टेलीफोन, या फॉर टेलीफोनिंग माई ब्रदर। ऑन द वे आई हैव टू स्टॉप, रास्ते में मुझे रुकना पड़ेगा, टू टेलीफोन, फॉर टेलीफोनिंग नहीं, मुझे रुकना पड़ेगा टू टेलीफोन। तो बी बी ए, मेरा आंसर बन गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगला और देख लो। कह रहा है ही डिड नॉट से,
ही डिड नॉट से या टेल अस। लो जी, मेरे को तो आंसर पता है, इसमें टेल आएगा। क्यों आएगा टेल? देखो, से जो होता है ना, इसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। से टू होता है, जैसे सेड टू, ही सेड टू मी, ना कि ही सेड मी, ठीक है ना। तो लेकिन टेल के डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट दिख गया तो मेरे को तो आंसर पता लग गया। ही डिड नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट हिज अफेयर, ठीक है ना। तो ए चाहिए, सॉरी बी चाहिए मुझे फर्स्ट में। तो बी अगर चाहिए तो सी गया, ई गया, डी गया। इसको देख लो, बी ए या बी बी बी, बस इतना हमें पता लग जाएगा। कह रहा द प्रोजेक्ट वुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड इन टाइम। कह रहा प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं कंप्लीट हो सकता था, बट फोर का मतलब होता है विदाउट। बट फोर जब एक साथ यूज होता है तो इसका मतलब होता है विदाउट। विदाउट हिज टाइमली एंड वैल्यूलेस या इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। वैल्यूलेस तो होता है जिसकी वैल्यू ना हो, इनवैल्यूएबल होता है जिसकी अतः वैल्यू हो, अमूल्य है। तो यहाँ पे मुझे बी चाहिए, तो बी बी मुझे चाहिए था, जो बी के अंदर ही है, एक ही ऑप्शन है, तो मेरे बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगला फिर भी देख लेते हैं। माई फ्रेंड इज़ वेरी सेंसिबल या सेंसिटिव, ही लिसन्स टू ऑल माई प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू comfort मी। माई फ्रेंड इज़ वेरी सेंसिबल और सेंसिटिव, ही लिसन्स टू ऑल माई प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू। सेंसिबल तो होता है इंटेलिजेंट, सेंसिबल जो होता है इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट। अब बात कह रहा है कि वो मेरी सारी प्रॉब्लम सुनता है, तो हम इंटेलिजेंट नहीं बता रहे, हम उसको बता रहे हैं सेंसिटिव, ठीक है ना। सेंसिटिव का मतलब हो जाता है जो दूसरों की फीलिंग्स को लेकर कंसंट्रेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर आ गया बी, देखो दिख भी रहा है यहाँ पे भी। कह रहा माई डैड एश्योर्ड मी या एंश्योर्ड मी। देखो एश्योर और एंश्योर वैसे तो क्लास के अंदर अभी किया ही था, एक एश्योर किया था, एक एंश्योर किया था। माई डैड एश्योर्ड मी, एश्योर्ड मी का मतलब होता है विश्वास दिलाना, और एंश्योर मी का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो पापा जी ने मुझे सुनिश्चित किया या मुझे विश्वास दिलाया दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी राइट इन द एंड, कि लास्ट में सब अच्छा होगा। तो ए मेरा आंसर बन गया, विश्वास दिलाया, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इसका तो आंसर बी बन गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, मतलब जो टेस्ट था ना, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो 15 क्वेश्चन हमने किए, ये 15 क्वेश्चन में बहुत इजीली आप 12-13 क्वेश्चंस ठीक कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा वही, थोड़ा सा चीज़ें ढंग से करने के ऊपर होता है। अगर आप चीज़ों को तरीके से करने पे आ जाओ, चीज़ों को वही जैसे मैं क्लासेस में बताता हूँ कि रीडिंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो, तो आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी, ठीक है ना। बस डिटर्मिनेशन के साथ जुटे रहो, जुटे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।